जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो जैसा कि अपन कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमने संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक के बारे में जाना और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है इनका सूत्र क्या होता है वो जाना, और आईयूपीएसी नामकरण क्या है, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है, ये सभी हमने इससे पिछले वीडियो में जाना। और किस तरीके से अपन किसी हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, तो उसके बारे में। तो ये सब इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी स्टेप क्या है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की। तो जैसे एल्केन के नामकरण करने की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के नामकरण करने की जो स्टेप है इसमें थोड़ा सा बदलाव है। वो क्या बदलाव है वो हम समझ लेंगे, और हम ये भी समझ लेंगे कि किस तरीके से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने से पहले हमें उसका सूत्र, यानी सबसे पहले अपन पूर्व लग्न लिखते हैं, फिर उसके बाद में अनुलग्न लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व लग्न का मतलब जो है वो है पहले लगने वाले, और अनुलग्न का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, अनु मतलब होता है पीछे, पीछे लगने वाला। तो पूर्व लग्न जो लगता है वो कार्बन की संख्या के आधार पर लगता है, और अनुलग्न जो लगता है वो बंध के आधार पर लगता है। बंध, जैसे कि मान लीजिए पूर्व लग्न कार्बन की संख्या अगर 1 है तो अपन पूर्व लग्न लगाएंगे मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो पूर्व लग्न लगाएंगे एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न लगाएंगे अपन मैथ, एथ और प्रोप। क्या लगाएंगे? प्रोप। इस तरीके से कम हमें 10 कार्बन संख्या तक के नाम याद होने चाहिए। वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये भी आपको टेबल में बता दूंगा। इसके अलावा अगर बंध हो, अगर एकल बंध है तो क्या अनुलग्न लगाएंगे? अगर केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो अनुलग्न लगाएंगे अपन एन, ANE, या हिंदी में अपन लिखेंगे एन का मतलब है, क्योंकि मैथेन होता है NaN। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ईन। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ईन, इसे इमली वाला ईन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? आइन। क्या लगाएंगे? आइन। तो इस तरीके से अपन ये बने। ठीक है, ये हमने जान लिया था इससे पिछले वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी अणु होगा उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो पूर्व लग्न लगाया जाएगा। जैसे सिंगल कार्बन है तो मैथ, डबल है 2 कार्बन है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको याद कर लेना है, यानी आपको इस तरीके से क्रम याद करना है। 1 कार्बन तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। ठीक है, दोबारा बोलेंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 हो गए। इस तरीके से 10 कार्बन संख्या होगी तो उसे अपन कैसे नाम बोलेंगे? 10 कार्बन संख्या है तो उसे अपन बोलेंगे डेक, और अगर 9 कार्बन संख्या है तो उसे अपन बोलेंगे नॉन, अगर 8 कार्बन संख्या है तो उसे अपन बोलेंगे ऑक्ट, अगर 6 है तो हेक्स। इस तरीके से आपको याद रखना है, याद रह जाएगा। इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं अनुलग्न का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, अनुलग्न का निर्धारण ये मैंने बताया था। अनुलग्न का निर्धारण अपन बंध के आधार पर करते हैं। अगर अणु में कार्बन कार्बन के मध्य अगर बंध का प्रकार, अगर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और अगर डबल है, द्विबंध है तो ईन लगेगा, और ट्रिपल बंध है तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। ट्रिपल है तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। समझ गए? ये तो था हमें नामकरण करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, यानी एकल बंध तो एन, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले अपन एल्केन का नामकरण करेंगे। किसका नामकरण करेंगे? अपन एल्केन का नामकरण करेंगे। एल्केन के नामकरण करेंगे तो अपन एल्केन के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि एल्केन श्रेणी के यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CN। लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो देखिए CnH2n। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा आएगी
क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा आएगी, यानी डबल बॉन्ड जो होता है उससे 2 ज़्यादा आएगी, तो अपन यहाँ पे +2 लिख देंगे, CnH2n+2। CnH2n+2 इसका क्या होगा, सूत्र होगा। और इन्हें संतृप्त यौगिकों को, ये एक तरीके से सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त यौगिक कहलाएगा, ये मैंने आपको बताया। इसे अपन पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, ऐसा अपन ने बता दिया। ठीक है, नामकरण के नियम सुन लेना ढंग से, इसको अच्छे से एक एक पॉइंटों को याद करना है। देखिए, नामकरण के नियम में सबसे पहला पॉइंट है सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी जो भी कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उसमें अपन सबसे ज़्यादा एक श्रृंखला चेन बनानी है, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे आड़ी बनाओ, चाहे खड़ी बनाओ, चाहे इस तरीके से एल टाइप की बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन आप लोगों को जो श्रृंखला बनानी है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आने चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बन आने चाहिए। इसके अलावा जो लटके हुए रह जाएंगे, यानी मुख्य श्रृंखला जो आपने बना दी, जैसे मान लो ये श्रृंखला बना दी आपने, ये श्रृंखला एल टाइप कैसे बना दी, इसके बाहर एक प्रतिस्थापी लटका हुआ रहेगा, इसके बाहर एक प्रतिस्थापी लटका हुआ रहेगा, तो ये जो हैं ये लटके हुए हैं, ये बाहर, ये सब प्रतिस्थापी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी कहलाएंगे। ठीक है, तो पहली जो स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। किसका चयन करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। और जब आप कार्बन श्रृंखला चयन कर लो तो उसके बाद जो भी कार्बन के साथ में या हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी यहाँ पे बचेंगे वो उनके प्रतिस्थापी कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट कहलाने वाले। क्या कहलाने वाले, सब्स्टिट्यूट कहलाने वाले। ठीक है, अब दूसरा नियम देखेंगे। दूसरे नियम में देखो आपको क्या देना है, यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की, अगर मान लो 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 आपके पास आगे कि सर हम ऐसे भी बना रहे हैं तो भी 5 ही कार्बन बना रहे हैं और ऐसे भी बना रहे हैं तो भी 5 ही कार्बन बना रहे हैं, तो हम कौन सी कार्बन श्रृंखला ले, तो हम कौन सी कार्बन श्रृंखला ले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वह कार्बन श्रृंखला लेनी है, वह कार्बन श्रृंखला लेनी है जिसके अंदर सबसे अधिक प्रतिस्थापी हो, सबसे अधिक प्रतिस्थापी हो, यानी जिसके बाहर लटकने वाले ज़्यादा हो। जैसे कि ये कार्बन श्रृंखला आपने ली ये वाली, तो इधर एक प्रतिस्थापी आपको इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, 2 मिल गए, और एक मान लो यहाँ मिल रहा है, तो 3 प्रतिस्थापी इस श्रृंखला में मिल रहे हैं। और अगर आपने सीधी श्रृंखला चूज करी तो केवल आपको एक ही प्रतिस्थापी यहाँ मिल रहा था, तो सबसे कम प्रतिस्थापी आपको सीधी वाली चेन में मिला, तो सबसे कम वाले को आपको लेना नहीं है। आपको कौन सी कार्बन श्रृंखला लेनी पड़ेगी, ये वाली, यानी जिसमें आपको वह कार्बन श्रृंखला लेनी है जिसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा हो। अगर आपके सामने ऐसी समस्या आ जाए कि जो आपने कार्बन श्रृंखला चूज करी है 2, उसमें कार्बन की संख्या बराबर आ रही है, लंबी से लंबी जो थी, लेकिन आपको किस आधार पर चूज करना है, उनमें से जिसमें सबसे अधिक प्रतिस्थापी हो उसको चूज करना है। तो दूसरा नियम समझ गए होंगे। आप चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम तो आप समझ गए होंगे, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया। अब तीसरा नियम क्या है, नाम लिखते समय ध्यान देना, जब भी आप नामकरण करोगे और नाम लिखोगे तो नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। किसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। यानी जो आप, जैसे मान लीजिए आपने ये कार्बन श्रृंखला चूज कर ली और यहाँ पर एक प्रतिस्थापी है CH3 लटका हुआ था, CH3 लटका हुआ था, ये CH3 यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी है, तो इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, मैथिल होगा। ध्यान देना, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने को प्रतिस्थापी लिखना है। तो आप सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी का नाम लिखने में भी आपको क्या ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखना होगा। अगर एथिल आ रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, तो आपको एथिल पहले लिखना पड़ेगा, फिर बाद में मैथिल आएगा। समझ रहे हो? तो नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा और एवं उनके पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए। पूर्व लग्न मतलब है, ऐसे कार्बन संख्या 1 है तो मैथिल हो जाएगा, अगर कार्बन संख्या 2 होती तो एथिल हो जाता, 3 होती तो प्रोपिल हो जाता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला समझ गए। अगर मैथिल और एथिल दोनों में से पहले किसको लिखेंगे अपन, एथिल को पहले लिखेंगे और मैथिल को बाद में लिखेंगे। मान लीजिए क्लोरो फ्लोरो ये भी प्रतिस्थापी होंगे, तो क्लोरो और फ्लोरो, तो क्लोरो को अपन C से लिखते हैं, फ्लोरो को F से लिखते हैं, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, क्लोरो लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रतिस्थापी मैथिल है
और एक प्रतिस्थापी प्रोपिल है, एक मेथिल है, एक कौन सा है, प्रोपिल है। तो बताओ, एक प्रोपिल है, तो इनमें से पहले कौन सा लिखेंगे, एम। एम और पी में पहले कौन, एम आता है या पी आता है, पहले बताओ। एम तो 13 नंबर पे आता है, एम एन ओ पी, पी बाद में आता है, तो मैथिल पहले लिखा जाएगा और प्रोपिल बाद में लिखा जाएगा। इस तरीके से अपन प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखेंगे और उनमें भी अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आ रहा है उससे पहले लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अपन प्रतिस्थापियों का अंकन यानी चौथे नंबर का नियम समझेंगे। देखिए चौथा नियम क्या है, प्रतिस्थापियों का अंकन। प्रतिस्थापियों का क्या करने वाले हैं अपन, अंकन करने वाले हैं। अंकन में प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हों तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। क्या है इस लाइन का मतलब, ये है कि पहली बात तो आप जिधर से भी नंबरिंग कर रहे हो तो प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए या आपने कार्बन श्रृंखला ऐसी चूज करी, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये आपने श्रृंखला चूज करी, ठीक है। अब प्रतिस्थापी जो था वो यहाँ था, यहाँ पे था। अब प्रतिस्थापी यहाँ था, अगर आप नंबरिंग इधर से कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी को कौन सा नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर मिलेगा। और अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2, तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए। तो कम अंक किधर से मिल रहा है, इधर से। तो हमारा जो नामकरण करने में, जो नंबरिंग देने में ये होगा वो ये होगा। लेकिन इसमें भी एक और बात ध्यान देनी है आप लोगों को कि प्रतिस्थापियों को कम अंक तो मिले, लेकिन मान लो दो प्रतिस्थापी, एक है मेथिल और एक इधर लगा हुआ था एथिल, C2H5 मान लेते हैं। एथिल के लिए C2H4 हो जाएगा, ठीक है, C2H4 दो कार्बन का। तो अब देखिए इधर से अपन नंबरिंग देंगे तो 1 2, एथिल को तो इधर से 2 नंबर मिल रहा है, और अगर इधर से देंगे तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। तो अभी अंग्रेजी वर्णमाला में मेथिल पहले आएगा या एथिल पहले आएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल पहले आएगा। तो अपन सबसे पहले नाम अंकन किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। अब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में मैथिल और एथिल, तो एथिल को कम नंबर मिलना चाहिए। इसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, एथिल को कम नंबर मिलना चाहिए। तो एथिल इधर है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, अगर एथिल यहाँ होता तो इधर से नंबरिंग करते। और अगर एक ही प्रतिस्थापी है तो एक ही प्रतिस्थापी है तो उसको कम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से लिख देंगे। इस तरीके से हमने चौथा नियम भी समझ लिया कि प्रतिस्थापियों को सबसे कम अंक दिए जाते हैं यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हों। अगर दो प्रतिस्थापी, जैसे मान लीजिए दो प्रतिस्थापी समान अंक मिलने का मतलब है यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर एथिल है, तो दो समान अंक मिल रहे तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक देंगे या उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये नियम भी हमने समझ लिया। पांचवा नियम देखेंगे, नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा। क्या, अंकों के मध्य कोमा। जैसे मान लीजिए नाम लिख रहे हो आप 2,2, ऐसे नंबर मिले हुए हैं अलग अलग प्रतिस्थापी को 2,2, ठीक है, तथा मध्य में, अंकों के मध्य में कोमा तथा अंक, जैसे कि 2,2 लिख दिया, ठीक है। अंक लिख रहे हैं, नाम लिखेंगे तो नाम में अपने को क्या लिखना है, प्रतिस्थापी। जैसे मैथिल लिखा और इसके बाद में मान लो एथिल लिखना है तो हाइपन का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं अपन हाइपन का चिन्ह, तो हाइपन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इस तरीके से अपन नामकरण करेंगे। अंकों में तो कोमा लगाएंगे, अंकों के मध्य कोमा लगाएंगे, अंक व नाम के बीच में हाइपन यहाँ लगाना है आपको, यहाँ लगाना है, अंक और नाम के बीच में आपको हाइपन का चिन्ह लगाना है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने पांचवा नियम भी कंठस्थ कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हों, यानी छठा नियम क्या कह रहा है, अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी हों, एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हों, जैसे मान लीजिए मैथिल एक से अधिक हैं, तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखेंगे। अगर एक है तो उसे अपन मोनो बोलेंगे, 2 है तो उसे डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। इसके अलावा 7 है तो क्या बोलेंगे, हेप्टा, और 8 है तो ऑक्टा, और 9 है तो नोना, और 10 है तो डेका। यानी अगर
मान लीजिए दो प्रतिस्थापी है मैथिल मैथिल, तो अपन उसको डाई मैथिल बोलेंगे। अगर एथिल एथिल मान लीजिए 3 है तो ट्राई एथिल बोलेंगे। समझ गए, समझ गए। अगर दो दो एथिल एथिल दे रखे हैं, मैथिल मैथिल दे रखे हैं, तो मोनो है सिंगल के लिए मोनो लिखेंगे, 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा और 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। ठीक है, इस तरीके से ये नियम हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी हैं, उनको भी याद कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, जैसे कि एक कार्बन है और ऐसे लगा हुआ है प्रतिस्थापी, तो उसे मैथिल बोलेंगे। 2 कार्बन के साथ में तो एथिल बोलेंगे, 3 कार्बन के साथ में तो प्रोपिल बोलेंगे। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे कि CH और इसके साथ में CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, ये स्ट्रक्चर आइसोप्रोपिल का, याद कर लेना। आइसोप्रोपिल कैसे बनता है? आइसो मतलब सेम, दो मैथिल और मैथिल देखो इधर है ना, एक ही पॉइंट पे इसे, और 3 कार्बन हो गए तो इसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल। और ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन है, क्लोरो यानी Cl, ब्रोमो मतलब Br, आयोडो मतलब I, फ्लोरो मतलब F और नाइट्रो मतलब NO2। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी जो आपको आप कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय, जब आप लंबी कार्बन श्रृंखला बनाओगे तो उसमें जो लटके हुए रहेंगे वो प्रतिस्थापी आपको यही मिलने वाले हैं। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल यानी आपको CH और 2 आपको मैथिल समूह मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्रों संरचनाएं देख लेते हैं कि उनकी संरचनाएं कैसे बनाई जाती है। जैसे सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अगर मैथेन बनाना है, क्या बनाना है? मैथेन। पीछे देखिए, अगर आप इसको तोड़ोगे तो मैथ प्लस एन आएगा, तो एन सिंगल बॉन्ड के लिए आता है। तो इसका सूत्र, हमने सूत्र जाना था कि अगर सिंगल बॉन्ड वाले का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2 होता है। अगर मैथ एक ही कार्बन है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, H 2 गुणा 1 प्लस 2 करेंगे तो C1, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो गए, तो क्या हो जाएगा? CH4। ये बन गया मैथेन का सूत्र। क्या बन गया? मैथेन का सूत्र बन गया। अब इसकी संरचना अपन कैसे लिख सकते हैं? संरचना कैसे लिख सकते हैं? संरचना में आप देखेंगे कि एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये देखिए, ये कार्बन जो है, ये कार्बन अपने साथ में 4 हाथ, ये इस हाइड्रोजन को इधर से पकड़ लिया, इसको इधर से पकड़ लिया, और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये इसकी संरचना बन गई। क्या बनेगी? संरचना। तो मैथेन की संरचना को ऐसे बनाया जाता है। एथेन की संरचना कैसे बनेगी? एथेन में आपको 2 कार्बन लगाने हैं। कितने कार्बन लगाने हैं? 2 कार्बन लगाने हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी? 6, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो एथेन की संख्या, एथेन में 6 हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। प्रोपेन का सूत्र होगा C3H8, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हाइड्रोजन होंगे, तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इसी तरीके से ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने एल्किन के नामकरण के नियम भी जान लिए और उनके कुछ सूत्र और उसकी संरचनाएं भी जान ली। ये जो सूत्र और संरचनाएं थी वो तो छोटे लेवल पे थी। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तहत जो भी पूरे नियम जो समझे हैं अपन, उन सभी को याद कर लेते हैं एक बार में। तो देखिए कैसे, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास में कार्बन श्रृंखला जो है वो ये है। एक कार्बन, 2, 3, 4, इधर से मान लीजिए CH3 लटक रहा है, इधर एक CH3 ऊपर की तरफ लटक रहा है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसकी संयोजकता 1 हाइड्रोजन तो इधर चला गया, बाकी 3 हाइड्रोजन बचे तो 3 इधर लगा देंगे। और ये कार्बन की संयोजकता 1, 2, 3, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा तो 1 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। इसकी संयोजकता 1, 2, 3, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर 4 हो गया और इधर CH3 हो जाएगा। अब आपको इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए सबसे लंबी श्रृंखला चूज करेंगे। अगर आप सीधी चूज करते हो तो 1, 2, 3, 4 कार्बन मिलेंगे आपको। ऐसे कितने मिलेंगे? 4 कार्बन मिलेंगे। और अगर एक प्रतिस्थापी कितने हो गए? एक हाइड्रोजन को छोड़ के सभी इसके प्रतिस्थापी कहलाएंगे। ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी को अगर आप इधर से भी नंबरिंग दोगे तो भी कम नंबर मिलेंगे, इधर से भी नंबरिंग दोगे तो भी कम नंबर मिलेंगे। तो आप किधर से भी नंबरिंग दे सकते हो, क्योंकि ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। लेकिन अगर यहाँ पे एथिल होता तो आप नंबरिंग इधर से करते, इधर से नंबरिंग करते, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले को कम नंबर मिलना चाहिए, सामने नियम में पढ़ा है, तो इसको कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। और
अब इस कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या आएगा, एक पे मैथ आता है, दूसरे पे एथ मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और ये प्रतिस्थापियों का नामकरण पहले करेंगे, तो यानी इधर से 2 नंबर पे मैथिल और तीसरे नंबर पर मैथिल, तो 2 मैथिल आ रहे हैं तो अपन लिखेंगे 2,3, 2 मैथिल है तो हाइपन का चिन्ह लगा के डाई मैथिल, और कितने कार्बन है 4, तो मैथ है प्रोब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ और इसके बाद में अपन एल्किन का नामकरण कैसे करते हैं ये समझाने वाला हूँ। एल्किन के नामकरण में डबल बॉन्ड आएंगे तो डबल बॉन्ड पे अपने को केवल अनुलग्न हटाना है और नंबरिंग सबसे ज्यादा उधर से करनी है जिसमें से डबल बॉन्ड आए। ठीक है, कार्बन श्रृंखला वही चूज करनी है, जो भी नियम है अपन नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन जान गए, समझ गए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसे बैक करके वापस से सुन लेना और इन नियमों को अच्छे से याद कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।